नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा कुंज एकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी या फिर अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। जनवरी 2025 से भिक्षा मांगना कहाँ अपराध घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इंदौर में किया गया। हालांकि दिल्ली, मुंबई और यूपी में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, व्यापार, शिक्षा और साफ सफाई के मामले में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध घोषित किया गया। केवल भीख मांगना नहीं, भीख मांगना और देना दोनों अपराध घोषित किया गया। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगना और भिखारियों को कुछ भी देना दोनों ही कृत्य को अपराध घोषित कर दिया गया है। यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां इस प्रकार कानून पूरी तरह से लागू किया गया है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत लिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होनी है, पर इंदौर ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। इसमें प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति भिखारियों को पैसे देगा उस पर कार्रवाई होगी। इंदौर देश में स्वच्छता और सुव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। शहर को भिक्षा मुक्त बनाने की योजना का उद्देश्य न केवल शहर को साफ रखना है, बल्कि भिखारियों को पूर्ण आवास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना भी है। कानून का उद्देश्य भीख मांगने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित यानी कि कम करना है और समाज के कमजोर वर्ग को सही दिशा देना है। इंदौर, जो कि सही आंसर है, 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख मांगना अपराध बना दिया गया है। कानून दंड भी तय किया गया है। और बी, जो कि गलत है, दिल्ली में कई स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर रोक है, लेकिन इसे पूरे शहर में पूर्ण अपराध घोषित नहीं किया गया। सी ऑप्शन है मुंबई, जो कि ये भी गलत है। मुंबई में 1959 से बॉम्बे प्रिवेंशन का हिंदी होता है रोकथाम, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट लागू है, पर इसे अभी तक पूरी तरह समाप्त या लागू नहीं किया गया है। यूपी, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भिक्षावृत्ति रोकने के अभियान चलाए गए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर इससे अपराध घोषित नहीं किया गया। अभी हाल ही में 2023 से लागू हुआ 2024 में, लेकिन 2023 में इसको आईपीसी की जगह पर बीएनएस को और सीआरपीसी की जगह पे बीएनएसएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। टेबल को 15 लिखा जाता है तो हर्बल को 51 लिखा जाता है, तो मैनुअल को क्या लिखा जाएगा? ये वाव लेटर पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि ए यानी 1 है और ई का स्थान क्या होता है? 5, 1 5, और यहाँ पे कौन कौन है? ई है और ए है। ई कितना है? 5 और ए कितना है? 1। उसी प्रकार इसमें कौन है वाव लेटर? ए यू ए। ए का क्या है? 1 और यू कितना है? 21 और ए कितना है? 1, यानी 12 11 कितना है? कौन सा है? ऑप्शन है बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद से पदोन्नत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हाल ही में बोला जाए तो नीरज चोपड़ा, जो कि 2025 में मिला है, हाल ही में मिला है। लेकिन अगर बोला जाए पहले 2011 में एमएस धोनी को मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि एक भाला फेंक में हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाए थे। यही नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत के लाए थे। ये एमएस धोनी जो लेफ्टिनेंट कर्नल में लगभग कुछ दिनों तक काम भी किए थे टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा। एमएस धोनी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मानक पद 2011 में दिया गया था, जो कि अब तक जाना माना तथ्य था। जबकि नीरज चोपड़ा को हाल ही में 2025 में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया। इसलिए अगर प्रश्न हाल ही में किसी खिलाड़ी की भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद से पदोन्नत किया गया
तो सही नीरज चोपड़ा होगा, क्योंकि धोनी को यह पद काफी पहले दिया गया था, हाल ही में नहीं। लेकिन यदि प्रश्न में किसी खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल पद मिला है बिना हाल ही में, तो उस पर MS धोनी भी सही हो सकता है। MS धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल पद 2011 में मिला था, नीरज चोपड़ा को 2025 में मिला है। MS धोनी को भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी ने 2011 में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद दिया गया था। वह एक महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत को 2011 में क्रिकेट विश्व कप जिताया। धोनी को पद हाल ही में नहीं मिला, इसलिए यह प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। विराट कोहली को भारतीय सेना से कोई मानद पद या सैन्य सम्मान नहीं मिला है। वे क्रिकेट के क्षेत्र में भारत के प्रमुख बल्लेबाज और पूर्व कप्तान हैं। विराट कोहली कई क्रिकेट पुरस्कार जीत चुके हैं, जैसे कि ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर आदि। अब चलते हैं, C नंबर है, ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, जो कि इसका सही आंसर है। नीरज चोपड़ा भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 में भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से पदोन्नत किया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बना। उन्हें खेल में असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला है। मीराबाई चानू को अभी तक भारतीय सेना द्वारा कोई मानद पद नहीं दिया गया। वह भारोत्तोलन की क्षेत्र में प्रसिद्ध है और उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किस राज्य में होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के राजगीर में किया जाएगा, जो कि राजगीर नालंदा जिला में है। इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी बिहार। अब बिहार के ये नालंदा जिला का मैप है, यहाँ पे नालंदा जिला में एक राजगीर आता है। चलिए इसी बहाने से एक बार बिहार के सभी जिला को पढ़ लेते हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, दरभंगा, गया, जमुई, गोपालगंज, पूर्व चंपारण, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार राज्य के राजगीर शहर में होगा। यह प्रतियोगिता 1 जून से 10 जून 2025 तक राज्य खेल अकादमी राजगीर में आयोजित की जाएगी। इसमें भारत सहित 14 देशों की टीम भाग लेगी, जिनमें ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या और युगांडा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कवि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपी है और यह आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। इससे पहले 2012 में पटना के पटना के परिसर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था। राजगीर में यह पहला अवसर है जब इस स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे बिहार को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। राजगीर बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह नालंदा जिला में स्थित है। प्राचीन राजधानी, यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने यह शासन किया। बुद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने यहाँ कई उपदेश दिए और गिद्धकूट पर्वत पर ध्यान लगाया था। जैन धर्म से भी जुड़ा है। भगवान महावीर ने भी यहाँ प्रवास किया था। गर्म जल कुंड, यहाँ के गर्म पानी के कुंड यानी हॉट स्प्रिंग्स आयुर्वेदिक रूप से लाभदायक माने जाते हैं। पर्यटन स्थल, विश्व शांति स्तूप,
गिरधकूट पर्वत जैविक उद्यान रोपेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9.6, इसको हम ये लिख सकते हैं 9.6 बटे 16.8 इज इक्वल टू 18.y। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। 12 8 96, 12 8 96, 21 8 128, 21 8 128, 3 चौक 12, 3 7 21, 4 2 दूनी 4, 9 दूनी 8। अब क्या हो जाएगा, ये गुना 2y बराबर इक्वल टू 9 7 63, y बराबर कितना हो जाएगा 31.5, 31.5। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी मछलियां पक्षी हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं उसको 100 मान लेते हैं, और सभी पक्षी, और जो 100 है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ भी 100 तो यहाँ भी 50। तो बोल क्या रहा है, सभी जानवर मछली है। सभी जानवर 100 कभी 50 कभी 100 नहीं हो सकता, सभी जानवर 50 कभी 100 हो ही नहीं सकता, यानी कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं करा। इसका आंसर एक गलत हो जाएगा। कुछ पक्षी मछली है, कुछ पक्षी, पक्षी 50 सही, और मछली है ये भी से 50 50, 100 50 हो सकता है। इसका आंसर सही यानी सेकंड होगा। इसका आंसर ए यानी सेकंड, कुछ पक्षी मछली है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, दो संख्या का योग x मान लेते हैं प्लस y बराबर 36 है। एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। एक संख्या 5 गुना यानी 5x प्लस 4x बराबर कितना है 36। 5x प्लस 4x का मान नहीं 36 होगा, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 36, यानी x का मान 4 आ गया। इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का CF और LCM क्रमशः 7 और 245 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? HCM इसका फॉर्मूला होता है HCM गुना LCM बराबर HCM गुना LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि दोनों गुना कर देंगे। 245 इंटू 7 कितना हो जाएगा 5 7 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 दूनी 14, 3 17। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 17 से 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछ रहा है, निर्देश दिया है और इसका प्रश्न पूछा है क्यू और एस। क्यू और एस में पूछा तो इसका टी और पी तक कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं। तो क्यू और एस में पूछा है तो इसको जब भी हल सॉल्व कीजिएगा तो इसको उल्टा सॉल्व कीजिएगा ताकि सही रहता है। जैसे कि देखिए एस है, एस यानी गुना मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एस की पत्नी। पत्नी डिवाइड का मतलब क्या है पिता, पत्नी के पिता कौन लगेंगे, पत्नी के पिता ससुर जी, जो कि नहीं दिया गया तो पत्नी का पिता यानी सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। ये WTO और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन लंदन हो जाएगा। लंदन का ये लंदन यहाँ पे देखिए, मैप की मदद से अगर शुरुआती कोई भी क्वेश्चन याद कीजिएगा तो जल्दी याद रहने का, ज्यादा तो भूलने का रट्टू मल नहीं बनना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा लंदन का ये फ्लैग रहा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMU, जिसे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन भी कहा जाता
कहा जाता है। मुख्यालय ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। यह एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र यूएन एजेंसी है जो समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण रोकथाम और नौवहन से संबंधित नियमों का वैश्विक नियमन करती है। यह संगठन 1948 में स्थापित हुआ था, 1959 में सक्रिय है। इसका उद्देश्य है सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट शिपिंग एंड क्लीन ओशियंस, यानी कि सुरक्षित महासागरों पर संरक्षित और कुशल नौवहन सुरक्षित करना है। इस संगठन की स्थापना समुद्री परिवहन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालित करने के लिए की गई थी। लंदन में इसका मुख्यालय इसलिए बनाया गया क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से विश्व व्यापार और नौवहन का प्रमुख केंद्र रहा है। ये याद करने का तरीका है जो कि जहां है टेम्स का पानी गंदा, वहीं बैठा IMO लंदन अंदर, यानी लंदन में टेम्स नदी है और वहीं IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। जेनेवा जो कि गलत है, यह विश्व व्यापार संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय। लंदन IMO का मुख्यालय स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और UNODC का मुख्यालय है। कनाडा, जो कि ये भी गलत है, इसका सही, जो कि किसी भी UN समुद्री एजेंसी का मुख्यालय नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम रूट एक्स का मान निकाल लेते हैं। रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा? रूट एक्स का मान दिया हुआ है तो इसको रूट में कर लेते हैं। 5 + 2 √6, 5 + 2 √6, यानी कि √5 को लिख सकते हैं, 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं, प्लस 2 √6। इसको ये लिख सकते हैं, 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 को √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर रूट से फिर स्क्वायर कट जाएगा, फिर वही 3 ही बचेगा, प्लस 2 √6 को लिख सकते हैं, √2 गुने √3, क्योंकि फिर वही √2 गुने √3 मल्टीप्लाई होकर फिर वही √6 बन जाएगा। इसको इसलिए किए ताकि a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर बैठ सके और स्क्वायर से रूट कट सके। जैसे अब इसको ये लिख सकते हैं कि √2 + √3 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि रूट एक्स का मान कितना आ गया? √2 + √3। अब निकालना क्या है? सेकंड क्या कहता है? 1/√x का मान निकाल लेते हैं। रूट एक्स का मान 1/√x का मान कितना दिया हुआ? रूट एक्स का मान √2, ये निकालें रूट + √3। अब जानते हैं कि रूट नीचे नहीं होता, उसको ऊपर में नकलन किया जाता है, यानी कि 1/√2 + 1/√3, 1/√2 + √3। हमें कहने के लिए जो नीचे होता है उसको चिन्ह परिवर्तन किया जाता है, √2 और -√3 बट्टे √2 - √3। ऊपर गुना कर देंगे तो जो ऊपर वाला एक से किसी भी संख्या गुना करने पर चिन्ह कुछ चेंज नहीं होता है। √2 - √3, ये जो है a + b × a - b, जो कि फॉर्मूला आता है a² - b²। तो √2 का होल, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अब √2 - √3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाए? रूट से रूट कट जाएगा, इसमें भी रूट से रूट, 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1, यानी कि √2 का -1 बच जाएगा। -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -1 को ऊपर तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी √3 - √2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √x + 1/√6,
ये भी एक समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड, दोनों का जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, इसको इधर कर लेते हैं, √2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √2, ये दोनों कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में गणतांत्रिक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ए ब्रिटेन से लिया गया है ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, कनाडा से संघीय सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटेन, फ्रांस यानी फ्रांस यहाँ पे मैप में हमारा इंडिया यहाँ पे है, और पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि यहाँ पे है। इमेज की मदद से कोई भी क्वेश्चन याद कीजिएगा ताकि याद रहता है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। चलते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था की पब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ होगा कि राष्ट्र का प्रमुख प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत रूप से सत्ता में आता है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारत में संभव समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह बात संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। गणराज्य बनने की मतलब, भारत में कोई राजा नहीं होता, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और यह चुनाव द्वारा चुना जाता है, किसी राजवंश से नहीं आता, यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं बन सकता है। फ्रांस में गणतांत्रिक प्रणाली काफी पहले स्थापित हो चुकी थी और उन्होंने अपनी संविधान में यह सुनिश्चित किया कि राज्य प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता जाए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत ही ग्रेटेस्ट मैन, इसी जन निर्वाचित प्रमुख के व्यवस्था को अपनाया जिससे भारत एक गणराज्य बना। फ्रांस, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है जिससे राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है, वहां आज भी राजा रानी राष्ट्र प्रमुख होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सभी देश के किस देश से हमारे संविधान के कौन देश से क्या क्या लिया गया है उसका सूची एक बार वीडियो पॉज करके जरूर पढ़िएगा। इसका हम चाहते हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वीडियो को मिस न करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1982। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1922 को हुई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश शिवरण समिति ने की थी। नाबार्ड मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े वित्तीय संस्थाओं को ऋण और सहायता प्रदान करती है। यह भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली नियामक भी है। भारत सरकार ने आरबीआई और भारत सरकार की साझेदारी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा देना। नाबार्ड कृषि ऋण को उपलब्ध कराने और ग्रामीण विकास की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। अस्ताना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, तजाकिस्तान। मैप की मदद से हम कह रहे हैं बार बार की क्वेश्चन को मैप की मदद से इल्यूजन बनाए ताकि ज्यादा दिन तक याद रहेगा, तो भूल जाइएगा। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी नाम अस्ताना है। हालांकि इसे कुछ समय के लिए नूर सुल्तान कहा गया था 2019 से 22, लेकिन फिर 17 सितंबर 2022 को इसका नाम फिर से अस्ताना कर दिया गया। अस्ताना को 1997 में राजधानी बनाया गया था। इससे पहले राजधानी अलमाटी हुआ करती थी। राजधानी को अलमाटी से अस्ताना इसीलिए बदला गया क्योंकि अलमाटी भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। अस्ताना आधुनिक वास्तुकला और योजनाबद्ध शहरीकरण के लिए उदाहरण है।
वर्तमान में यह कजाकिस्तान और राजनीति और प्रशासनिक राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी बोलो ना, याद रखने का नाम अस्थाना है, जो कि याद करने का तरीका याद हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और कजाकिस्तान की अस्थाना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर यानी बी, टेबल टेनिस से हो जाएगा। टेबल टेनिस, टेबल पे टेनिस, टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा वर्ल्ड कप का संबंध टेबल टेनिस खेल से है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया के विभिन्न टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट में तकनीकी नवाचार, नई टेबल डिजाइन और आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण इसे इलेक्ट्रा नाम दिया गया है, जो कि अन्य टूर्नामेंट से अलग बनाता है। टेबल टेनिस को कई बार विभिन्न ब्रांड्स और तकनीकी स्पॉन्सर द्वारा आयोजित किया जाता है। इलेक्ट्रा नामक एक तकनीकी का साउंडिंग नाम है जो आमतौर पर इंडोर गेम्स के साथ जोड़ा जाता है। यह वर्ल्ड कप विशेष रूप से टेबल टेनिस के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रा टेबल पर खेला जाता है, इसलिए टेबल टेनिस के से नाता है। हॉकी, हॉकी से संबंधित विश्व कप अलग होता है, जैसे FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। टेबल टेनिस यानी सही आंसर हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रा वर्ल्ड कप का संबंध इसे टेबल टेनिस से है। फुटबॉल, जो कि इसका गलत आंसर है, लेकिन इसका फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप और अन्य नाम से होते हैं, इलेक्ट्रा से नहीं। क्रिकेट, क्रिकेट से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही है इलेक्ट्रा वर्ल्ड कप। इलेक्ट्रा वर्ल्ड कप। जल में देखने पर घड़ी में 2:30 बज रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि इसको 6:30 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6:30 माइनस 2:30 कितना हो जाएगा? 4 बजे। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, वाटर इमेज मेन रूप से देखने पर ऐसा दिखता है। अगर देखेंगे तो ये उफेगा इमेज घड़ी मेन रियल है, ये वाटर इमेज जो ऐसा दिखता है। लेकिन इसको अंक हटा देंगे, अभी कितना बज रहा है? ये 12 बज रहा है। और लेकिन जब इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि 6:30 बज रहा है। इसीलिए 6:30 इसका 6:30 में से सब घटा दिया जाता है। अगर 6:30 से अंक ज्यादा है तो उसको 18:30 में से घटा देंगे, इसको तो जल वास्तविक समय निकल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दीपक जी के पास 1 रुपया 1x 10 रुपया 10 10x प्लस 20x का मान कितना दिया हुआ? 1085, यानी कितना? 10 1 11 11 20 31, यही ना 31 का मान होगा। 31 का भाग करने में कितना हो जाएगा? 35। 31 35 और 35 का ये कितना हो जाएगा? एक ये 2 1 से 1 के सिक्का 1 10 2 3 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 या 90, 5 या 15 और 105। 105 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको 16 नंबर 7 7 8 7 8 7 15 15 दूनी 30 माइनस 11 कितना? 19 9 6 15 15 30 माइनस 10 यानी 20 9 5 14 14 28 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 18। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ABCD, ये आप एक वृत्ताकार जो कह रहा है उसको एक वृत्ताकार कोड इमेज बना ले हैं और बोल क्या रहा है कि BD के दाएं, BD के दाएं दाएं इधर हो जाएगा, दाएं और से दूसरे स्थान पर, यानी पहले बना लेते हैं। तो कितने अच्छे हैं ना, 6 हो गया। BD के दाएं और से दूसरे स्थान पर B हो गया। E और C का निकटतम पड़ोसी है, E और C का निकटतम पड़ोसी है। A को हम यहाँ रखेंगे तब ना E और C का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। A
ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। और क्या पूछा, ई एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। ई जो है कितना, ए ई और सी का, ई और सी का ई एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई एफ के बाएं ओर से कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, बी के सापेक्ष एफ का स्थान, बी के सापेक्ष एफ का स्थान यानी एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं बाएं ओर से, इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक दाएं यानी कि ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब क्या पूछ रहा है, ई देखते हैं। स्क्वायर पे नहीं आएगा 5 का स्क्वायर 25, 64। क्यूब पे देख लेते हैं। क्यूब 5 का 100, 5 25, 25 5 से 125 जो कि नहीं है, यानी 8 ही 8 64, 64 8 से 512, 8 का क्यूब 512 बहुत ज्यादा हो गया। 7 का 343, 7 का 343 होता है जो कि इसके आसपास है। देख लेते हैं अगला, 9 का क्यूब कितना होता है 729। 343 में 3 बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 346 कर दिया गया है, इसमें भी 3 बढ़ा दिया जाएगा 729, 729 में 732, 3 बढ़ाने पर इसका सही आंसर सी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। मेरा 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, जो कमेंट में इसका सही आंसर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।